हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग आप इसको कह सकते हैं, रीजनिंग का फिर से ये वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। ये पिछले वीडियो का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने एनालिटिकल एबिलिटी का एक वीडियो देखा हुआ था जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया हुआ था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप लोग जा कर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है उसका। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए थे, अब इसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन हैं वो DSSB के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन हैं। चूँकि हर तरह के जो TGT PGT एग्ज़ाम्स के जो पैटर्न है वो लगभग सेम रहते हैं, तो आप DSSB के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके ज़रिए अपने सिलेबस को समझ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो जो है EMRS के जो स्टूडेंट हैं, जो EMRS की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपकी तैयारियों से रिलेटेड वीडियोस जो है रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। इसके साथ ही आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट PDF वहाँ पर रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो जो हम लोगों ने कल के वीडियो में जो है क्वेश्चन 10 हल कर लिया था, और चूँकि इसका फुल जो है एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में बताया जा रहा है, इस वजह से पिछली वीडियो लंबी होने की वजह से उसका सेकेंड पार्ट ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो काफ़ी स्टेटमेंट, बड़े बड़े स्टेटमेंट वाला था, ठीक है। इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने इसमें पिक नहीं किया है। उसमें खूब बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं और क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? एक घन जिसके दो निकटवर्ती फलक रंगीन हैं, ठीक है। तो घन किसको बोलते हैं? घन मतलब कि क्यूब। इस तरह का एक क्यूब होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो उसी घन के बारे में बात की जा रही है कि एक घन जो है उसके निकटवर्ती फलक रंगीन है। उसकी जो निकटवर्ती फलक है उसको रंग दिया गया है, किसी भी एक रंग से रंग दिया गया है मान लीजिए। उसके बाद उसके 64 समान छोटे घनों में काटा जाता है। जो बड़ा घन है उसको 64 छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है बराबर बराबर। इनमें से कितने छोटे घन बिल्कुल रंगीन नहीं हैं, ठीक है। तो जो काटने के बाद इसको बराबर बराबर 64 छोटे क्यूब में अगर काट दिया जाता है तो उसके कितने भागों में जो है रंग नहीं लगा होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलिए मैं एक इसको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो घन है, मान लीजिए आप इसको इस तरह से छोटे छोटे 64 टुकड़ों में इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। इसको 64 टुकड़ों में काट दिया जाता है और इसके बाद जो है पूछा जा रहा है कि इन 64 टुकड़ों में से कितने टुकड़े के एक भी साइड जो है रंग नहीं लगा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्यूब आपको पता है, ये वाला क्यूब है, ठीक है। क्यूब इस तरह से होता है जिसका हर एक फलक, ठीक है, हर एक फलक जो है वर्गाकार होता है। तो यहाँ पर 2 फलक को रंगीन कर दिया गया है। और कैसे 2 फलक? निकटवर्ती फलकों को। तो इसी में ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। निकटवर्ती फलक मतलब क्या होता है? आमने सामने का फलक नहीं होता है, ठीक है। आमने सामने का नहीं बल्कि निकटवर्ती। अगर ये वाला रंगा गया है तो ठीक इसके लगा हुआ, इससे लगा हुआ एक और फलक, चाहे इस तरफ का आप रंग लीजिए चाहे उस तरफ का, ये होता है निकटवर्ती फलक। यानी एक फलक को जब आप रंगेंगे उसी से लगा हुआ दूसरा फलक को रंगेंगे, ठीक है। या तो लेफ्ट को रंग दीजिए, या तो इस तरफ को, उस तरफ को, या राइट को। तो ये होता है निकटवर्ती फलक। तो जब आप अपने बड़े वाले क्यूब को जब 64 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से डिवाइड होगा, ठीक है। आप इसको गिन करके देख सकते हैं। इसमें जो है एक साइड में टोटल 16 क्यूब होंगे, एक साइड जो है 16 क्यूब होंगे। और जब आप
4 इंटू 4 का है, ठीक है, ये 4 इंटू 4 का है। और जब इसको जब 4 से आप इंटू करेंगे, ठीक है, तो ये 64 आपका आ जाएगा। तो जब भी आप जैसे इस एक फलक को जब कलर कर देंगे तो कहने का मतलब आपके जो 16 क्यूब हैं वो आपके कलर्ड हो जाएंगे, ठीक है, 16 क्यूब आपके कलर्ड हो जाएंगे। और कुल मिला के क्यूब्स की संख्या कितनी है, कितनी हो जाएगी क्यूब्स की संख्या 64 क्यूब्स हम लोग को बनाना है। तो एक साइड जब कलर कर देंगे तो 16 क्यूब्स कलर हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरे साइड जब कलर करेंगे तब भी 16 क्यूब्स कलर हो जाएंगे। अब 16 कितना हो जाएगा 32। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब निकटवर्ती फलक को जब कलर करेंगे, जब एक दूसरे से लगे हुए फलक को कलर करेंगे तो 4 क्यूब्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे दोनों में, ठीक है। तो 4 क्यूब्स कॉमन होंगे तो 32 में से 4 क्यूब को हम माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे 28। यानी कि 28 क्यूब्स जो हैं कलर्ड होंगे, 28 क्यूब कलर्ड होंगे और टोटल क्यूब्स हैं 64। तो 64 में से जब 28 हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 36। यानी कि जो घन यानी कि जो क्यूब बिल्कुल कलर्ड नहीं होंगे उनकी संख्या हो जाएगी 36। आई होप आप इस क्वेश्चन को और उसके सॉल्यूशन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अनीता और पुनीता की आय का योग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए जो जानकारी है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अपना आंसर देना है। तो स्टेटमेंट को पढ़िए पहले। अनीता और पुनीता की आय का योग कवि और माला की कुल आय से अधिक है। तो यहाँ पर अनीता प्लस पुनीता, इनके आय का योग किससे अधिक है, कवि और माला के आय के योग से अधिक है। सेकेंड इक्वेशन क्या कहा गया है कि अनीता और कवि की आय का योग पुनीता और माला की कुल आय के योग के बराबर है। यानी कि अनीता और कवि के आय का योग जो है पुनीता और माला के आय के योग के बराबर है। 2 इक्वेशन हम लोग को मिल गए। अब तीसरा इक्वेशन क्या कहा गया है कि इसके अलावा अनीता पुनीता और माला की आय के योग का आधा कमाती है। तो ये जो अनीता है वो क्या करती है, पुनीता और माला जितने कमाते हैं मिला करके, पुनीता प्लस माला ये दोनों जितने कमाते हैं उससे आधा कमाती है। तो जब अनीता आधा कमाती है तो इक्वेशन बराबर करने के लिए हम लोग को इसको आधा करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे ना। ये आधा कमाती है अनीता, तो ये जो है इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए इन दोनों की कमाई को हम लोग को आधा करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बराबर होगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किसकी आमदनी सबसे ज़्यादा है, किसकी आमदनी सबसे ज़्यादा है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले इस वाली इक्वेशन में हम लोग देख लेते हैं। जो अनीता है वो पुनीता और माला की आय से आधा कमाती है। तो जब 1/2 है इसको इस तरफ अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है 2a हो जाता है, ठीक है, ये 2a हो जाएगा। इस वाले 2 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2a हो जाएगा। यानी कि 2a इज इक्वल टू, ये देखिएगा 2a इज इक्वल टू p प्लस m हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। यानी कि जो अनीता है वो अगर अनीता 2 बार कमाती है, 2 महीने में जितना कमाती है उतना ये दोनों मिला करके 1 महीने में कमाते हैं, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही वाला p प्लस m जो है यहाँ पर भी p प्लस m है, तो ये p प्लस m की जगह हम लोग 2a रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस k तो है ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस a हो जाएगा। यहाँ पर 2a जो है उसको a प्लस a हम लोग लिख सकते हैं। तो a यहाँ से 1 कट जाएगा तो k इज इक्वल टू a रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला k इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए, k इज इक्वल टू a हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं k इज इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ पर k इज इक्वल टू a हम लोग लिख सकते हैं। k और a का जो है इनकम बराबर है, ठीक है। अब बराबर है तो इनको हटा देंगे, ठीक है। चूँकि ये तो बराबर है तो इनको यहाँ से काट सकते हैं हम लोग, दोनों को हटा सकते हैं। अब बच जाएगा p इज़ ग्रेटर देन m, यानी कि p जो है m से बड़ा है। कहने का मतलब ये जो p जो होगा यानी कि पुनीता, तो पुनीता का ही इनकम ज़्यादा होगा।
तो जिस तरह से मैंने समझाया उस हिसाब से देखा जाए तो पुनीता का इनकम ज़्यादा होगा और यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा पुनीता, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किसकी आमदनी सबसे ज़्यादा है, तो पुनीता की आमदनी सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा पुनीता। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं और मैंने जो सॉल्यूशन बताया है उसको अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में आप नोट करके उसको अच्छे से एक बार समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। क्या कहा गया है, दो संख्याओं का योग 14 है और उनके वर्गों का अंतर 112 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनका योग 14 है। तो यहाँ चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी की योग 14 है, लेकिन कहा गया है कि उनके वर्गों का अंतर 112 है। वर्ग यानी उसके स्क्वायर का डिफरेंस जो है 112 होगा। तो जैसे कि यहाँ 2 और 12 लिया गया है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। इसके अलावा 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 हो जाता है, तो इसका डिफरेंस तो 140 होगा। तो ये जो है रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि यहाँ उसका डिफरेंस 112 दिया गया है, लेकिन यहाँ डिफरेंस 140 हो जाता है। चलिए सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है 3 और 11। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो जब 121 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 112, ठीक है। तो ये जो है सही आंसर है। 112 हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है और हल करने से भी 112 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 3 और 11 हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट है। ज़्यादा डाउट मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। आपके हिसाब से अगर मैं से कुछ छूट जा रहा होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है वो गलत है, तो इसको नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूँकि क्वेश्चन पेपर में इसी तरह का प्रश्न दिया हुआ था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है, लेकिन शायद तक ये क्वेश्चन जो है, शायद नहीं 99% मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 4 वैकल्पिक आकृतियों में से किसमें वही गुण है जो नीचे दी गई आकृति में है। तो यहाँ पर एक आकृति दी गई हुई है, ये प्रश्न वाली आकृति है और ये जो है उत्तर की आकृति है, A, B, C और D। तो आपको बताना है कि इस आकृति का जो गुण है वो किस ऑप्शन की आकृति में मिलता है। तो आप चित्र को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज की जगह यहाँ पर त्रिभुज की जगह यहाँ वृत्त आ गया है, गोला आ गया है, ठीक है। और ये जो यहाँ त्रिभुज का V है वही उसके बदले यहाँ अर्धगोला यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये जो आधा त्रिभुज है और ये आधा गोला है, तो इस वजह से ये वाला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प खोजें। विषम यानी कि सबसे अलग। ऑप्शन है सैंडल, स्कर्ट, शर्ट या फिर ब्लाउज़। ये बहुत ही आसान, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सैंडल, क्योंकि ये जो स्कर्ट है, शर्ट है, ब्लाउज़ है, इन तीनों से आप परिचित होंगे। ये तीनों जो है कपड़े हैं और सैंडल इससे अलग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। आप अपने घर में अकेले हैं और आसपास चोरों का खतरा है। आप दरवाजे पर दस्तक सुनते हैं, यानी दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। सबसे तार्किक क्रिया कौन सी होनी चाहिए, यानी सबसे तुरंत, सबसे तार्किक, तर्क लगाने वाली क्रिया जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो, वो कौन सी होनी चाहिए। ऑप्शन है दरवाज़ा नहीं खोलना, ऑप्शन बी है, ऑप्शन 2 है जो पहले खिड़की से बाहर झांक कर पुष्टि करें कि क्या आप दरवाजे पर मौजूद व्यक्ति को जानते हैं। ऑप्शन 3 है दरवाज़ा खोलकर देखें कि वहाँ कौन है, और ऑप्शन 4 है नौकर को यह देखने के लिए कहें कि वहाँ कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले खिड़की से बाहर झांककर पुष्टि करें कि क्या आप दरवाजे पर मौजूद व्यक्ति को जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 3 दोस्तों, अब 3 दोस्त हैं यहाँ पर, विनीता, मीरा और नीतू ने एक होटल में दोपहर का भोजन किया। जब बिल प्राप्त हुआ तो विनीता ने मीरा का 2/3 भुगतान किया और मीरा ने नीतू का 1/2 भुगतान किया। इसको अच्छे से समझिएगा। विनीता ने मीरा का 2/3 भुगतान किया
और मीरा ने नीतू का 1/2 भुगतान किया, यानी जितना मीरा ने जितना भुगतान किया उसका 2/3 विनीता ने भुगतान किया, और नीतू ने जितना भुगतान किया उसका 1/2 मीरा ने भुगतान किया। मीरा ने बिल के कितने अंश का भुगतान किया। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि मीरा ने कितना भुगतान किया, आपको टोटल करके बताना है, आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले किसी एक का भुगतान को x मान लीजिए, ठीक है। x मानेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आसानी से हल हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि नीतू ने x भुगतान किया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्वेश्चन में कहा गया है कि मीरा ने नीतू का 1/2 भुगतान किया। तो अगर नीतू ने x रुपये का भुगतान किया, ठीक है, x रुपये का भुगतान नीतू ने किया है, तो मीरा कितना भुगतान करेगी? मीरा भुगतान करेगी 1/2x, यही तो क्वेश्चन में कहा गया है ना, ठीक है। तो अब मीरा 1/2x रुपये भुगतान कर रही है। तो विनीता कितना भुगतान करेगी? विनीता जो है, जो 1/2x है उसी का 2/3 भुगतान कर रही है वो। तो इस तरह का कुछ इक्वेशन बन जाएगा विनीता का। विनीता 2/3 इंटू 1/2x भुगतान कर रही है, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 2/6, ठीक है। 2/6 इसको ऐसे काट करके 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3x। तो टोटल उन लोगों ने कितना भुगतान किया? एक ने x का भुगतान किया, एक ने 1/2x का भुगतान किया, और एक ने 1/3x का भुगतान किया। अब हमको क्या करना है कि इन तीनों को प्लस कर देना है, ठीक है। इन तीनों को प्लस करके टोटल निकाल लेना है। और इतना उन लोगों ने भुगतान किया, जब तीनों को प्लस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि तीनों मिलाकर के एक टोटल उन लोगों ने बिल दिया है, ठीक है। तो चलिए टोटल करते हैं, x प्लस x/2 यानी कि 1/2x और x/3 यानी कि 1/3x। जब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, हर में 6 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x, ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब टोटल कीजिए, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11x कितना हो जाएगा? 11x/6। टोटल इन लोगों ने इतने रुपए का भुगतान किया, ठीक है। टोटल कुल मिलाकर के इतने रुपए का भुगतान किया इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 तो था ही पहले से, 1 होगा, तीनों को टोटल करने से 1 होगा, क्योंकि तीनों का कंबाइन एक ही में बिल जाएगा। तो अब 6 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब 11 को जो है इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6/11। तो x का मान ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मीरा ने कितना भुगतान किया। मीरा ने, तो मीरा कितना भुगतान कर रही है? मीरा यहाँ पर नीतू का 1/2, तो नीतू का तो x है, चूँकि यहाँ पर निकला है x का मान कितना निकला है? 6/11, यानी कि 6/11 यहाँ पर x का मान निकला है, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, x का मान है 6/11। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मीरा ने कितना भुगतान किया। तो मीरा ने, आपको याद होगा, मीरा ने कितना भुगतान किया था? नीतू का 1/2, नीतू का 1/2 यानी कि 1/2x ये किया था। तो x की जगह अब आप लोग रख दीजिए, x की जगह 6/11 रख दीजिए, तो 1/2 इंटू 6/11, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/11। यानी कि मीरा ने कितना भुगतान किया? मीरा ने बिल का जो है 3/11 हिस्सा भुगतान किया, 3/11 हिस्सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया है? नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। तो एक श्रृंखला दी गई है, यहाँ अंकों का एक श्रृंखला दिया गया है, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65, 82। तो 82 के बाद कौन सी संख्या आएगा, इसको आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको पैटर्न पहचानना होता है कि किस तरह का पैटर्न है, इस श्रेणी में जो है किस तरह का पैटर्न है। तो इसको पहचानने की कोशिश कीजिए, आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह का पैटर्न है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 और 5 के बीच में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, अब 5 और 10 के बीच में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, अब 10 और 17 में कितना का अंतर है, 7 का अंतर है। तो इसमें क्या पैटर्न हो रहा है, इन दोनों के बीच 3 का अंतर है, इन दोनों के बीच 5 का अंतर है, इन दोनों के बीच 7 का अंतर है, इन दोनों के बीच 9 का अंतर है। तो ये इस तरह से बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये ऑड नंबर 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, 82 और 65 में कितना का अंतर है। तो ये हो जाएगा 7 और ये 17 का अंतर है। ठीक है, तो इसका अगले वाला जो भी नंबर होगा 82 और अगले वाले नंबर के बीच 19 का अंतर होगा। तो इसके लिए इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 82 में जो है 19 प्लस कर देंगे। ये 9 2 11 हो जाएगा और 8 1 9 और 1 10 101, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 101। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस जो है इस क्वेश्चन सीरीज़ में आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। इससे पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए और आज भी 10 क्वेश्चन किए, टोटल करके यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आई होप इन प्रश्नों की मदद से आप अपने सिलेबस को समझ पाए होंगे। इसमें ज़्यादातर जो है आपके सिलेबस से बहुत सारे प्रश्न, एक एक प्रश्न आए हुए हैं और इन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा अपने EMRS के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए और सभी तरह के क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। ये प्रेडिक्शन कर पाना मुश्किल है कि किस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, लेकिन एक बात यह है कि बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं होते। तो चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।